कहानियों की दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट करने वालों को अक्सर चोजन वंस माना जाता है। बहुत सी कहानियों में उन्हें बफ्स के साथ दूसरी दुनिया में भेजा जाता है ताकि वो हर जगह तबाही मचा सकें, पहाड़ों को हिला सकें, समुद्रों को भर सकें या देवताओं और बुद्धों का विनाश कर सकें। अगर ये नहीं तो वो अपने अनबीटेबल मॉडर्न नॉलेज का इस्तेमाल करके उस दुनिया के लोगों को हरा देते हैं, या फिर उनके पास अनमैच्ड टैलेंट और अनगिनत चाहने वाले होते हैं। आखिर में वो गॉडेस को हासिल करते हैं और लाइफ के पिनाकल पर खड़े होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर ली जो है, जिसकी उम्र 18 साल है। आज वो ऑफिशियली सेंट पॉल एम्पायर के वेस्टर्न बॉर्डर पर ट्रांसमाइग्रेट करता है। किसी के जोर जोर से हांफने की आवाज आ रही है। गॉब्लिन्स यहां आ चुके हैं। नाइट्स का एक ग्रुप संघर्ष कर रहा है क्योंकि गॉब्लिन्स का एक झुंड उनका पीछा कर रहा है। सिल्वर बालों वाला नाइट घबराकर चेतावनी देता है, मिस, जल्दी भागिए, आगे एक छोटा टाउन है, आप वहां सुरक्षित रहेंगी। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, एक एरो आता है और उसकी जान ले लेता है। यह है गॉब्लिन ट्राइब, एक बहुत ही खूंखार और सैवेज ग्रुप। ये देखकर साथी इतने हैरान हैं कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। अचानक सामने से एक स्टाफ निकलता है जिससे एक जबरदस्त पावरफुल ऑरा रेडिएट हो रहा है। ये टीम लीडर यानी यंग मिस की ताकत है, जो तुरंत एक सेकंड ग्रेड मैजिक ट्रिक इस्तेमाल करती है, फ्रीजिंग स्पेल। गॉब्लिन्स पल भर में स्टैचू बन जाते हैं, यहां तक कि वो छींक भी नहीं पाते। अपने सामने गॉब्लिन्स को जमा हुआ देखकर यंग मिस गहरी सोच में डूब जाती है। वो फेलंगा है, ग्रैंड ड्यूक फेडम की बेटी और एक मैजिक अप्रेंटिस। उसके पास आइस ब्लड लाइन है और वो आइस मैजिक पढ़ती है, जिससे उसका मिजाज भी बर्फ जैसा ठंडा है। चाहे सामने कुछ भी हो, वो हमेशा शांत रहती है। सारा फेलंगा की थकान भांप लेती है और फिक्र से पूछती है, यंग मिस, यहाँ मैजिक इस्तेमाल करने से क्योटिक स्पिरिट्स अट्रैक्ट होंगी। फेलंगा अपने हाथ की तरफ देखती है। ईवल गॉड का मार्क फिर से ब्लीड कर रहा है। इस बार इसका नतीजा क्या होगा? गार्ड उसे समझाना जारी रखता है, आप ग्रैंड ड्यूक फेडम की इकलौती ब्लड लाइन है, आपको हर कीमत पर सर्वाइव करना होगा। सही बात है, फेलेना मन ही मन सोचती है। ये सब उस आदमी की वजह से है। फेलेना अपनी यादों को ताज़ा करती है। उसने उस शख्स का बदला लेने के लिए डची के हर इंसान को कुर्बान कर दिया। मुझे शांत रहना होगा। वो अपने होंठ काटती है और बर्दाश्त करती है। गॉब्लिन्स फिर से हमला कर रहे हैं। जैसे ही शब्द खत्म होते हैं, बचे हुए गॉब्लिन्स खूंखार तरीके से आगे बढ़ते हैं। इन्हें खत्म करो, सारा फौरन फेलंगा को याद दिलाती है। मिस, मैं आपको कवर करती हूं, आप आगे बढ़िए। अचानक एक गॉब्लिन अनपेक्षित रूप से उनकी तरफ एक एरो चलाता है। वो एरो गार्ड को लगता है, जिससे वो चिल्लाती है, दूर हटो। वो दोनों अपनी ताकत जुटाते हैं और गॉब्लिन्स को पीछे धकेलने के लिए अपनी सोर्ड्स घुमाते हैं। मिस, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। एक पैर की टहनी के ऊपर से कोई जीव इस लड़ाई को देख रहा है। वो ऊपर से फेलंगा पर हमला करने के लिए छलांग लगाता है। एक जोरदार धमाके के साथ पता नहीं क्या हुआ, वो गॉब्लिन फेलंगा को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है और धमकी के तौर पर उसकी गर्दन पर ब्लेड रख देता है। मिस, सारा गहरे शौक में चिल्लाती है, लेकिन ध्यान भटकने की वजह से एक दूसरा गॉब्लिन उस पर अटैक कर देता है। तुरंत बाकी गॉब्लिन्स का झुंड उसे घेर लेता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। फेलंगा सिर्फ बेबसी से देख पाती है। सारा, मुझे सच में अफसोस है। उसे चैन का एक पल भी न देते हुए डीमंस का झुंड तेजी से आगे बढ़ता है और फेलंगा को घसीट कर ले जाने लगता है। इन खून के प्यासे और खूंखार डीमंस को देखकर वो सिर्फ इतना सोच पाती है, खैर, लगता है मेरा सफर यहीं खत्म होता है। लेकिन वो हार नहीं मानना चाहती। वो इसके लिए तैयार नहीं है। कोई भी, फेलंगा अपना हाथ आगे बढ़ाती है, चाहे वो कोई ईवल डीटी ही क्यों ना हो, जब तक तुम मुझे बचा सकते हो, मैं सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करती है, रोशनी की एक चमक दिखाई देती है, जिससे फेलंगा भी हैरान रह जाती है। यह क्या है? वो अपने सामने की चीज को साफ देखने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ती है। क्या यह कोई देवता है? ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे कोई तेजी से नीचे उतर रहा है। डीमंस का झुंड यह नजारा देखता है और हड़बड़ी में एक दूसरे को ऊपर देखने के लिए चिल्लाता है। एक जोरदार धमाके के साथ हर तरफ धूल और धुआं उड़ने लगता है। फेलंगा हक्की बक्की खड़ी रह जाती है। इस सीन को देखकर वो इतनी शॉक्ड है कि उसकी ठंडी आइस ब्लड लाइन भी उसे शांत नहीं रख पा रही। उसे एक बार फिर उस पल की यादें आती हैं, क्योंकि उसे एक केओटिक नग्न ईवल डेटी दिखाई देता है। फेलंगा की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। जो शख्स अभी नीचे उतरा है, वो कोई और नहीं बल्कि ली जो है। जो कुछ भी हो रहा है उससे बेखबर और बिना कपड़ों के वो इधर उधर देखता है। ये क्या हो रहा है? क्या मैं अभी एक पल पहले हवा में नहीं था? अपने पैरों के पास डीमंस को देखकर वो चौंक गया।
ये लाशें कैसी हैं? मैं नंगा क्यों हूं? अचानक एक सिस्टम की आवाज सुनाई दी। लाइव स्ट्रीम सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। होस्ट को अपनी इमेज बनाए रखनी चाहिए। कहीं से भी एक लाइव स्ट्रीम स्क्रीन सामने आ गई जिसमें नीचे नेटिजन्स के अनगिनत कमेंट्स थे। लाइव स्ट्रीम? ये क्या बकवास है? लीजुओ कंफ्यूज्ड था। मैंने तो कोई लाइव शुरू नहीं किया। आखिर यहां हो क्या रहा है? सिस्टम ने समझाया, चूंकि कैमरे से जुड़ा सिस्टम अब आपकी आंखें बन गया है, इसलिए इसे बंद करने के लिए आपको दिन में 8 घंटे स्ट्रीम करना होगा। शॉर्ट में कहें तो आप ट्रांसमाइग्रेट हो चुके हैं। लीजुओ वहीं सन्न खड़ा रह गया। 30 मिनट पहले एक कंस्ट्रक्शन साइट का फ्लैशबैक। घमंडी मैनेजर लाउडस्पीकर पकड़े हुए लीजुओ का नाम चिल्लाया। मैं 3 तक गिन रहा हूं। अपने कुछ जूनियर्स के साथ उसने कहा, अगर तुम तब तक नहीं आए तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। अचानक किसी चीज ने उसकी आंखें हैरानी से फैला दी। मैं अभी आ रहा हूं बॉस, लीजुओ ने सामने से बाइक पर व्हीली मारते हुए कहा। उसने काफी अनारी तरीके से बाइक पार्क की। खत्म। उसने अपना सिर खुजलाया जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो। सॉरी बॉस, मुझे थोड़ा जरूरी काम निपटाना था। लीजुओ, गुस्से से बॉस का चेहरा पीला पड़ गया। अबे छोकरे, तू फिर से खाना डिलीवर करने तो नहीं भाग गया था ना? अरे नहीं, लीजुओ ने सफाई दी। कसम से ऐसा नहीं था। सॉरी बॉस, अगली बार मैं ज्यादा ध्यान रखूंगा। सॉरी से काम नहीं चलेगा छोटे बदमाश। अगर तुमने यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो तुम्हारी सैलरी के लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा। समझ गए? उसके 2 जूनियर्स ने भी अपनी बात रखी। लीजुओ, तुम रोजाना काम छोड़कर कहाँ गायब हो जाते हो? क्या ये बॉस के पैसों की बर्बादी नहीं है? क्या तुम अब काम नहीं करना चाहते? तुम्हारे पिता को जुए की लत है। हारते हैं और फिर और दांव लगाते हैं। करोड़ों युआन उधार लिए, सब हार गए और गायब हो गए। तुम्हारी माँ को अभी कैंसर का पता चला है, जिसके इलाज के लिए बहुत बड़ी फीस चाहिए। तुम्हारी बहन ने कड़ी मेहनत की और एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन उसके सामने भी ट्यूशन फीस का प्रेशर है। परिवार का पूरा बोझ तुम्हारे ऊपर है। यह जिम्मेदारी तुम पर बहुत भारी है। क्या तुम ये नौकरी खोना चाहते हो? वो लीजो का मजाक उड़ाते रहे। बॉस, क्यों ना सजा के तौर पर इससे हमारा सारा काम करवाया जाए? बुरा आइडिया नहीं है। चलो ऐसा ही करते हैं। ऊंची कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर खड़े होकर लीजुओ की आवाज गूंजी। हेलो मेरी प्यारी आइसक्रीम फैमिली को गुड मॉर्निंग। तो क्या आप चिड़ियों के साथ लाइव स्ट्रीम करते हुए काम कर रहे हैं? हेलो साथियों, मैं हूं लीजुओ। जुओ मतलब मुसीबत ढूंढने वाला। और ये एक बिल्डिंग साइट पर कंस्ट्रक्शन वर्कर के कमरे से लाइव बर्ड स्ट्रीम है। स्क्रीन पर लीजुओ की बॉडी धीरे धीरे रिवील हो रही है। सब लोग फॉलो करना मत भूलना। वो डोनेशंस के लिए अपनी चार्मिंग बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि लीजुओ फिक्र के साथ अपनी फोन स्क्रीन की तरफ देखता है। आधा दिन परफॉर्म करने के बाद भी एक भी नया फैन नहीं, सिर्फ 2 फॉलोअर्स। एक वो वफादार फैन है जिसने स्ट्रीम शुरू होते ही फॉलो कर लिया था, और दूसरा साफ तौर पर एक प्लेटफॉर्म बॉट है। लीजुओ सन्न रह गया। वो स्क्रीन को ऐसे घूर रहा है जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो। स्क्रीन पर गिने चुने व्यूअर्स के बस कुछ इक्का दुक्का कमेंट्स ही दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले काले कपड़ों में एक शख्स लीजुओ के पास आया था और उससे पूछा था कि क्या वो पैसे कमाना चाहता है। उसने कहा था कि इस लाइव स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लो और तुम्हें वो सब मिल जाएगा जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो। लीजुओ ने फ्रस्ट्रेशन में अपना होंठ काटा। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें बहुत सख्त थीं, जिसमें महीने की कमाई के 9 हिस्से वो खुद रखते और सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा उसके लिए छोड़ते। लेकिन पैसे कमाने के लिए उसने इस लाइव स्ट्रीमिंग के रास्ते को आजमाने का फैसला किया, भले ही उसे हर महीने 2000 युआन देने पड़ते, जो कि एक बेतुकी शर्त थी। दूसरी तरफ लीजुओ की लाइव स्ट्रीम देख रही एक लड़की हल्का सा मुस्कुराई। अभी अभी आया हुआ शख्स लीजुओ है, जो ये सब देखकर हक्का बक्का खड़ा है। इस बीच लीजुओ निराशा में अपना चेहरा छिपा लेता है, ये सोचते हुए कि इस रफ्तार से प्लेटफॉर्म की फीस चुकाना तो दूर, वो अपना घर तक नहीं चला पाएगा। वो इमेजिन करता है कि डेट कलेक्टर्स उसके घर आ रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं, बच्चे, तेरे बाप ने हमसे पैसे लिए थे, चुका इन्हें। फिर वो अपनी माँ के बारे में सोचता है, जहां परिवार की खुशहाली उसके और उसकी छोटी बहन पर टिकी है। भैया, शायद मुझे काम करने के लिए स्कूल छोड़ देना चाहिए। हमारे पास अब पैसे नहीं बचे हैं। बिल्कुल नहीं, लीजुओ पैनिक में सोचता है। वो दृढ़ निश्चय के साथ स्क्रीन की ओर देखता है। अपने परिवार की खातिर उस सन पे उसे वापसी करनी ही होगी। और इसी बीच कोई लीजुओ से पूछता है, क्या ये कोई फेक बैकग्राउंड है? फेक? लीजुओ पलटकर पूछता है। उसे याद आता है कि उसकी बहन उसका इंतजार कर रही है। अचानक लीजुओ के हाथ से फोन अनपेक्षित रूप से गिर जाता है। वो हाँफता है। उसे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अगले ही पल किसी तरह वो और उसका फोन एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर रहे होते हैं। ओह नहीं, मैं कूद क्यों रहा हूं? ली हैरान होकर सोचता है। अरे सत्यानाश, अभी तो खानदान का कर्ज भी नहीं चुकाया है। लीजुओ
वहां खड़ा रह जाता है। उसका मुंह शौक से खुला का खुला है। वापस हकीकत में उन मॉन्स्टर्स के कपड़े पहनने के बाद ली जुओ फेलंगा से पूछता है, तो तुम मुझे ये बता रही हो कि जब मैं यहाँ आया तो मैंने मॉन्स्टर्स के एक झुंड को कुचल दिया? इस वक्त ली को अंदाजा नहीं है कि वो उस फीमेल मैजिशियन की आंखों में कैसा दिख रहा है। फेलंगा उसे सावधानी से देखती है और सोचती है, क्या ये वही डीमन गॉड है जिसे मैंने समन किया है? अभी भेड़िए की मांस से निकली थी और अब सीधा शेर के मुंह में आ गिरी। फेलंगा की नजर में ली जुओ किसी नग्न डीमन गॉड से कम नहीं लग रहा। वो खुद को शांत करने की कोशिश करती है। उसे अपने टीचर के शब्द याद आते हैं, कुछ डीमन गॉड्स कम कीमत मांगते हैं, पहले जांच पड़ताल करना बेहतर है। आदरणीय प्रभु, फेलंगा बोलती है, जिससे ली जुओ चौंक जाता है। ओह तेरी, यहाँ तो कोई है। उम्मीद नहीं थी कि मैं ये एलियन भाषा समझ पाऊंगा। असल में सिस्टम ने उसके लिए इस दुनिया की भाषा को ट्रांसलेट कर दिया था। फेलंगा को भी ली जुओ की लाइव स्ट्रीम के जरिए ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, विच वाकई बहुत खूबसूरत है। फेलंगा की तारीफ करते हुए ली जुओ कहता है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। उस शोर से दोनों का ध्यान भटकता है और वो पीछे मुड़ते हैं। आहा हा, ढूंढ लिया तुम्हें। पता चलता है कि गॉब्लिन वॉरलॉर्ड गुलागा वहां आ चुका है। ये किस तरह का मॉन्स्टर है? ली जुओ हिचकिचाते हुए मन ही मन सोचता है। गुलागा दुष्टता से मुस्कुराता है, उसकी आंखें लाल चमक रही हैं और वो फेलंगा और ली जुओ को घूर रहा है। तुम ही हो ना जिसने मेरे साथियों को मारा है? फेलंगा डर के मारे कांपने लगती है। गॉब्लिन वॉरलॉर्ड गुलागा जैसा एक मिड रैंकिंग फाइटर यहाँ क्या कर रहा है? ली जुओ उनकी बातें सुनकर समझ जाता है, तो ये जादू की दुनिया है। कहानियों के मुताबिक इनके पास असीमित ताकत होती है, जो एक घूंसे में नाइट का सिर धड़ से अलग कर सकते हैं। इनका स्टोन आर्मर हर तरह के नुकसान को झेल सकता है, यहाँ तक कि सीज क्रॉसबोज को भी रोक सकता है। ये असल में टाउन फोर्ट्रेस किलर्स हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रही गुलागा की इमेज एक बड़ी ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है, जिससे व्यूअर्स और फैंस की संख्या आसमान छूने लगती है। ली जुओ स्क्रीन पर नजर डालता है, उसका दिल बैठा जा रहा है। अगर मैं इससे लड़ा तो पक्का मारा जाऊंगा। अभी तो इस अजनबी दुनिया में आया हूं और आते ही मौत सामने खड़ी है। सिस्टम, क्या मुझे जल्दी से इसे खत्म करने के लिए कोई वफादार मिलेगा? हालांकि सिस्टम जवाब देता है, लॉटरी ड्रॉ सिस्टम अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसी बीच ऑडियंस के कमेंट्स किसी मधुमक्खी के छत्ते की तरह भिन भिनाने लगते हैं। कोई बफ नहीं? फिर तो मुझे यहां से खिसक लेना चाहिए, ली जुओ कहता है। ओनी चांद द फूल नाम की एक व्यूअर हैरानी जताती है। क्या ये बुद्धू सच में भागने की सोच रहा है? अचानक उसे कुछ ख्याल आता है। इसके तुरंत बाद ओनी चांद द फूल एक मिशन अनाउंस करती है, गॉब्लिन वॉरलॉर्ड को हराओ। इस मिशन को देखकर ली जुओ का मुंह खुला रह जाता है। अरे पर क्यों? सिस्टम इसे रिकॉर्ड करता है और ओनी चांद द फूल को क्रू का पहला कैप्टन बनने पर बधाई देता है। हे सब लोग, ली जुओ हड़बड़ी में चिल्लाता है, ये कोई गेम नहीं है। मैं ट्रांसमाइग्रेट हो चुका हूं। इस पर हमला करना सुसाइड करने जैसा है। हालांकि कमेंट्स में कोई भी ली जुओ की बात पर यकीन नहीं करता। सिस्टम नोटिफाई करता है, कैप्टन के तौर पर आपने 1980 कमाए हैं। प्लेटफॉर्म 9 हिस्से लेता है, जिससे स्ट्रीमर के पास 198 युआन बचते हैं। नोटिफिकेशन मिलते ही ली जुओ कोसने लगता है। लानत है इस लालची गाचा गेम पर, यह किस तरह का घटिया बफ है। कमेंट सेक्शन तुरंत भड़क जाता है और गेम की आलोचना करने लगता है कि यह किसी जुए के खेल से कम नहीं है। गुलागा अब और इंतजार नहीं कर सकता और दहाड़ता है, हम्फ, मेरे सामने खोए रहने की जुर्रत, मर। वो अपनी एक्स उठाते हुए चिल्लाता है, वार करने के लिए तैयार। ये देखकर ली जुओ घबरा जाता है। बाहर में जाए, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मैं ड्रॉ कर रहा हूं। वो जल्दी से ड्रॉ 10 टाइम्स बटन दबाता है। जैसे ही वो उसे दबाता है, 10 टिकट सामने आ जाते हैं। हे भगवान, ये तो किसी पुराने कल्टिवेशन गेम की भद्दी गाचा स्क्रीन जैसा लग रहा है। उम्मीद के उलट सिस्टम ने जो आइटम बाहर निकाला वो किसी गंदी चीज का लोथरा था। वो एक गोल्डन ड्रैगन पिल थी, ड्रैगन क्लैन का एक डीमन कोर, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें पहाड़ों को हिलाने और समुद्रों को भरने की ताकत है। ये तो बस एक कचरे का टुकड़ा है। ली जुओ गुस्से में था, मैं इस चीज का इस्तेमाल कैसे करूं? जब ली जुओ इस बात पर परेशान था कि इस कचरे के टुकड़े का क्या करे, गुलागा पीछे से बिल्कुल करीब आ चुका था। सर संभल के, फेलंगा जोर से चिल्लाई। अचानक एक हाथ एक्स को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। इस चाल ने गुलागा को पूरी तरह दंग कर दिया। उसके सामने ली जुओ का कायाकल्प हो चुका था। बस एक हल्के से दबाव के साथ उसने गुलागा की एक्स को चकनाचूर कर दिया। यह ली जुओ का ड्रैकोनिक ट्रू फॉर्म था। उसका पूरा शरीर एक जबरदस्त ऑरा से घिरा हुआ था। सिर्फ एक मामूली डीमन और तेरी इतनी हिम्मत कि एक सच्चे लॉर्ड को चुनौती दे, नीच। उसने अपने हाथ में आग की एक लौ जलाई। राख बन जा। ली जुओ के हाथ की उस दहकती रोशनी ने गुलागा को अंधा कर दिया। आखिर में
ली जुओ ने 3 फायर ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे पल भर में गुलागा का नामो निशान मिट गया। कैंडिया कॉन्टिनेंट पर इंसानों ने अपना दबदबा बना रखा है और लाइट फैक्शन के लीडर्स के साथ मिलकर एक सिस्टम कायम किया है जो इंसानी रोशनी को एबिसल डीमंस के भ्रष्टाचार से बचाता है। उस अराजक पाताल यानी केओटिक एबिस में 3 ताकतवर एबिसल डीमन गॉड्स हैं जो लगातार दुनिया को तबाह करने का सपना देखते हैं। ऑर्डर प्रोटेक्टिंग फैक्शन की रुकावटों की वजह से वो सिर्फ अपने प्यादों को इंसानी दुनिया में घुसपैठ करने और लोगों को भ्रष्ट करने के लिए भेज पाते हैं, ताकि अंदर से ही इंसानी किलों को तोड़ा जा सके। वो बुरी ताकतें जो सब कुछ दूषित कर देती हैं, बलि के जरिए इस दुनिया में दाखिल होती हैं और उन्हें डार्क गॉड्स के नाम से जाना जाता है। ली जुओ का अभी का रूप किसी डार्क गॉड से कम नहीं है। चारों तरफ खून के छींटे उड़े हुए हैं। डार्क गॉड मास्टर गुलागा समाधि ट्रू फायर की लपटों में घिरा हुआ बेतहाशा चिल्ला रहा था। क्यों? धीरे धीरे वो राख में तब्दील हो गया। उस एक वार के बाद जमीन पर सिर्फ तबाही का मंजर बाकी था। फेलंगा ने सदमे में अपनी आंखें फाड़ दी। महज एक चाल ने उस गॉब्लिन वॉरलॉर्ड को पिघला दिया जो हाई लेवल मैजिक को रोकने की ताकत रखता था। उसने प्रशंसा भरी नजरों से ली जुओ की ओर देखा। उसने पहले कभी इतना शक्तिशाली फायर मैजिक नहीं देखा था। इतने ताकतवर डार्क गॉड को समन करने के लिए मुझे क्या कीमत चुकानी होगी? अचानक सिस्टम ने अनाउंस किया, होस्ट का शरीर ड्रैगन कोर की शक्ति सहन नहीं कर सकता। समाधि ट्रू फायर से भस्म होने में 20 सेकंड बाकी हैं। ली जुओ को अब गर्मी महसूस होने लगी और वो चिल्लाया, ये बहुत गर्म है। सिस्टम ने आगे कहा, ड्रैगन कोर के पहली बार इस्तेमाल से शरीर जल सकता है। क्या होस्ट पोस्ट परचेस कस्टमर सर्विस का इस्तेमाल करना चाहेंगे? इस बात पर ली जुओ ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, मुझे चाहिए, मैं यहां मरा जा रहा हूं। उसने अपने पास खड़ी फेलंगा की तरफ देखा। सिस्टम ने उसके शरीर पर कंट्रोल कर लिया था। लाइफ सेविंग आर्टिफैक्ट डिटेक्ट हुआ। पोस्ट परचेस कस्टमर सर्विस शुरू की जा रही है। ली जुओ को अपनी ठुड्डी उठाते देख फेलंगा घबरा गई। क्या ये अब हो रहा है? क्या डार्क गॉड मास्टर मुझे एक दिमागहीन कठपुतली में बदलने वाला है? अरे, ये सिस्टम क्या करने का प्लान बना रहा है? ली जुओ को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहा है। सिस्टम ने समझाया, आइस ब्लडलाइन वाला एक कैल्ड्रन मिल गया है। डुअल कल्चरेशन शुरू किया जा रहा है। अचानक ली जुओ का शरीर अपने आप हरकत में आया और उसने फेलंगा को किस कर लिया। उस किस ने उसे पूरी तरह हैरान कर दिया। उसके अंदर उसकी आत्मा एक दूसरी ही जगह पहुंच गई। एक आवाज गूंजी, हा 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 हा, कोई भी बलिवध से नहीं बच सकती। वो आवाज असल में डार्क गॉड की थी। फेलंगा डर गई। ओह नहीं, डार्क गॉड का मार्क फिर से एक्टिवेट हो रहा है। फेलंगा का पूरा शरीर लगातार दर्द में था। मैं इसे अब और नहीं दबा सकती। क्या मैं हार मानने वाली हूं? अचानक फेलंगा के पीछे एक रोशनी दिखाई दी। डार्क गॉड ने पूछा, तुम कौन हो? पता चला कि ली जुओ किसी तरह फेलंगा के पीछे पहुंच गया था। उसकी नजरों से कत्ल का इरादा झलक रहा था। सिर्फ एक नजर से डार्क गॉड का वजूद फीका पड़ गया। वो नहीं चिल्लाया और एक धमाके के साथ पानी हर तरफ बिखर गया। डार्क गॉड को खत्म कर दिया गया था। फेलंगा के मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली। उसने एक नए लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। ईवल गॉड का मार्क दब गया था। उसकी विच रैंक, जो उस मार्क की वजह से सील थी, अब आजाद हो गई। इसके अलावा ली के मुंह से जादुई शक्ति लगातार उसके शरीर में ट्रांसफर हो रही थी। स्क्रीन पर उसकी विच रैंक लेवल अप हो गई। जैसे ही लोगों ने उन दोनों को किस करते देखा, पब्लिक ओपिनियन भड़क गया। फेलंगा शर्म से लाल हो गई और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या ये इस तरह मेरी आत्मा को सोखने की कोशिश कर रहा है? कितना दुष्ट है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस एक चीज हुई कि ली जुओ वापस अपने पुराने असली रूप में आ गया। सिस्टम ने फौरन अनाउंस किया, कूलिंग डाउन सफल रहा। होस्ट बेहोश हो चुका है। कंट्रोल वापस दिया जा रहा है। ली जुओ मदहोशी की हालत में था। कमजोरी के उन पलों में उसके लेनदारों की तस्वीरें उसके दिमाग में घूमने लगीं। वो कह रहे थे, तेरे बाप ने उधार लिया है और वो चुका नहीं रहा। हम तेरे घर को मलबे में मिला देंगे। यही नहीं, हॉस्पिटल का वो सीन भी आया जब डॉक्टर ने कहा था, सॉरी, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारी माँ की हालत और बिगड़ गई है। यहाँ तक कि ली जुओ की छोटी बहन की इमेज भी सामने आई। उसने कहा, ट्यूशन फीस न भर पाने की वजह से मुझे निकाल दिया गया है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। उन नज़ारों को सोचकर ली जुओ खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाया, बहना! वहां कोई बहन नहीं थी, बस उसके पास फेलंगा थी। ली जुओ तो उसके गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था। ओह महान ईविल गॉड, आप जाग गए। क्या महान ईविल गॉड की भी कोई बहन है क्या? ली जुओ शर्म से लाल हो गया और खुद से सवाल करने लगा। ये लड़की वाकई बहुत खूबसूरत है। फेलंगा का चेहरा लाइव ब्रॉडकास्ट स्क्रीन पर आ गया। कई लोग उसकी तारीफ करने लगे। हकीकत की दुनिया में ये खूबसूरती 10 में से कम 9 तो होगी ही, है ना?
उसी समय ली जुओ को पता चला कि वो सिर्फ सोचकर ही अपनी लाइव स्ट्रीम पर कमेंट कर सकता है। पता चला कि नेटिजन्स उसके ख्यालों को पढ़ पा रहे थे। फेलंगा ने फिक्र के साथ उससे कहा, मैंने आपको बेहोश होते देखा, इसलिए आपके जागने का इंतजार करने के लिए यहीं एक टेंट लगा दिया। मुझे न मारने के लिए आपका शुक्रिया। ली जुओ उलझन में था कि आखिर हुआ क्या था। क्या मैं इसकी गोद में लेटा हूं और मेरे कपड़े कहाँ हैं? सिचुएशन को समझते ही ली जुओ पीछे हटा और चिल्लाया, सॉरी सुंदरी, मेरा इरादा आपकी गोद को तकिया बनाने का नहीं था। हेलो मिस, मेरा नाम ली जुओ है। मैं 66 हुओशांग स्ट्रीट पर रहता हूँ, ली फैमिली रूफटॉप बारबेक्यू के ठीक बगल में। रूफटॉप बारबेक्यू, हुओशांग स्ट्रीट, क्या ये एबिस की किसी लेयर में किसी लॉर्ड का ठिकाना है? फेलंगा ने भौहें सिकोरी और सोचने लगी। महान प्रभु, 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा पानी लेकर अभी आती हूँ। ये सुनकर ली जुओ ने राहत की सांस ली। जब फेलंगा खामोशी से बाहर गई तो उसने सोचा, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे पहले बाहर जाकर शांत होना होगा और कोई स्ट्रैटेजी सोचनी होगी। ली जुओ की निगाहें धुंधली पर गईं। आखिरकार मैं बच तो गया। रुको, मुझे लगता है बेहोश होने से पहले मैंने इसके साथ कुछ किया था। ओह, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। जहां तक फेलंगा की बात है, वो गंभीर मूड में बाहर आई। क्या ये ईविल गॉड वाकई क्योटिक एबिस का कोई टेरिटरी वाला लॉर्ड है? अभी जब इसने मुझे किस किया तो इसने मुझे दूषित नहीं किया, तो ऐसा लगता है कि ये वासना की ओर झुकाव रखने वाला कोई ईविल गॉड है। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये रूफटॉप बारबेक्यू और हुओशांग स्ट्रीट आखिर हैं क्या और कहाँ हैं। सुनने में अजीब लग रहा है। पता नहीं ये पाताल की किस लेयर में है। फेलंगा, ओ फेलंगा, क्या तुम भूल गई कि तुम एक ग्रैंड ड्यूक की बेटी हो? फेलंगा की आंखें संजीदा हो गईं। अगर ये कोई टेरिटरी वाला ईविल गॉड है तो प्लान बदलना होगा। मुझे इसके साथ एक बराबरी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का तरीका ढूंढना होगा। फेलंगा के चेहरे पर गजब का दृढ़ निश्चय था। तभी तुम उस शख्स से बदला ले पाओगी। इस बीच ली जुओ पागलों की तरह सफाई देने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, तुम लोगों को मेरी बात सुननी होगी। मैं सच में दूसरी दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो चुका हूं। तुम सबने इसे देखा है। प्लीज मेरे लिए पुलिस को फोन करो। लेकिन कमेंट सेक्शन में किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। कुछ को तो लगा कि वो ओवर एक्टिंग कर रहा है। शीश, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा। ठीक है, ली जुओ चिल्लाया। सिस्टम, मुझे वापस मेन स्क्रीन पर ले चलो। सिस्टम सामने आ गया और ली जुओ के सामने स्क्रीन पर इस दुनिया से जुड़ी उसकी सारी जानकारी डिस्प्ले कर दी। ये क्या बकवास है? ली जुओ हैरान हुआ। सिस्टम, ये फ्लड ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होना क्या चीज है? सिस्टम ने समझाया, जब आपके पास कोई सही कल्चरेशन मेथड नहीं होता तब आप फ्लड ड्रैगन में बदल जाते हैं। आपका शरीर एबनॉर्मल तरीके से बदलेगा और 3 दिनों में आप एक फ्लड ड्रैगन बीस्ट बन जाएंगे। यह सुनते ही ली जुओ घबरा गया और चिल्लाया, सिस्टम, मेरी मदद करो। सिस्टम ने हमेशा की तरह मौके का फायदा उठाते हुए जवाब दिया, अपनी किस्मत बदलने के लिए रिचार्ज करें। नौजवान, बस ज्यूलोंग शुआन गोंग शास्त्र निकालें और सिस्टम आपको ड्रैगन ब्लड लाइन कंट्रोल करने का कल्चरेशन मेथड सिखा देगा। ली जुओ ने जल्दी से अपने सामने वाली स्क्रीन पर टैप किया। 198 युआन। ओह, क्या मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक और कैप्टन मिला था? जैसे ही उसने ड्रॉ करने के लिए क्लिक किया, सिस्टम से तरह तरह के आइटम्स निकले। वो सब अजीब और गरीब चीजें थीं जो ली जुओ ने पहले कभी नहीं देखी थीं, जिनमें जी लोंग शुआन गोंग शास्त्र और कपड़े शामिल थे। नाइस, ली जुओ खुशी से चिल्लाया। हालांकि व्यूअर्स को लगा कि वो चीटिंग कर रहा है, लेकिन उसने पहले ही एक कल्टीवेशन मेथड हासिल कर लिया था और तुरंत ट्रेनिंग शुरू करके कपड़े पहन लिए। ये कैसा एहसास है। उन्हें पहनने के बाद ली जुओ उस अजीब सी फीलिंग को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। सिस्टम ने समझाया, सफलतापूर्वक ज्यूलोंग शुआनगोंग की पहली लेयर सीख ली गई है। लेयर्स बढ़ाने के लिए ड्रॉ करना जारी रखें। सिस्टम ने इसकी कीमत माफ कर दी है। वेव पैटर्न जेम क्लोक इक्विप कर लिया गया है। लेवल बढ़ाने के लिए ड्रॉ करते रहें। ज्यूलोंग शुआनगोंग पहली लेयर, ड्रैगन ट्राइब के लिए एक इंट्रोडक्टरी कल्टीवेशन तकनीक जिसे तवादी हुओलोंग ने बनाया है। इसे सिर्फ ड्रैगन लीनेज वाले लोग ही प्रैक्टिस कर सकते हैं और यह ड्रैगन ट्राइब को स्पिरिचुअल एनर्जी देता है। पैसिव इफेक्ट आपके पूरे शरीर की डिफेंसिव एनर्जी को बढ़ाता है। एक्टिव इफेक्ट यिन फ्लेम ट्रांसफॉर्मेशन। कीमत, अगर रोजाना 10 लोगों के दिल न खाए जाएं तो इंसान एक गूंगे ड्रैगन बीस्ट में बदल जाता है। यह कीमत MIF कर दी गई है। कल्टीवेशन मेथड्स के 7 स्टेज होते हैं, जिनमें से हर एक 3 रेल्म्स में बंटा होता है, एंट्री, एडवांसमेंट और परफेक्शन। सिर्फ वो है स्टेज तक कल्टीवेट करके ही आप शून्य को भेद कर वापस धरती पर लौट सकते हैं। ये क्या चक्कर है? ली जुओ दंग रह गया। लगता है मुझे इस बारे में गहराई से सोचना होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे पैसे कमाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ओह, सही कहा,
मुझे लगता है मैंने पहले कुछ और आइटम्स भी निकाले थे। मैं इस डेविल कल्टीवेशन के रास्ते पर क्यों हूं? यहाँ तक कि आइटम्स भी काफी अनरिलायबल लग रहे हैं। ली जुओ ने ड्रॉ से मिले आइटम्स को देखते हुए सोचा। इनमें शामिल थे अमेथिस्ट जेट टी पॉट, इससे चाय बनाई जा सकती है जिसमें कुछ अनजान शक्तियां हैं और यह बहुत सारा लिक्विड स्टोर कर सकता है। इस पॉट से चाय पीने वाला कोई भी शख्स इसका आदी हो जाएगा। यह इफेक्ट सिस्टम द्वारा हटा दिया गया है। मिलिट्री बीन टी, ये उन योद्धाओं में बदल जाती है जिनकी ताकत कास्ट करने वाले के रियलम से जुड़ी होती है। ये अपने मालिक को धोखा भी दे सकते हैं। कॉर्प्स डीमन पिल, धीरे धीरे घाव भरती है लेकिन ज्यादा खाने पर शरीर से बदबू आने लगती है। पर्पल ट्रू फ्रूट, स्पिरिचुअल एनर्जी रिस्टोर करता है लेकिन ज्यादा खाने पर पैरों से बदबू आने लगती है। ग्रीन वैली पिल, पेट भर देती है लेकिन ज्यादा खाने पर गैस बनती है। डायमेंशनल रिंग, एक अनलिमिटेड कंटेनर जो 10 क्यूबिक मीटर तक बेजान चीजें स्टोर कर सकता है। ली जुओ ने सारा सामान अंदर रखने के लिए डायमेंशनल रिंग का इस्तेमाल किया। छोड़ो इसे, जब वक्त मिलेगा तब रिसर्च करूंगा। डायमेंशनल रिंग, सब सोख लो। मिशन पूरा हुआ। उसकी आंखें कार की हेडलाइट्स की तरह चमक उठीं। ली जुओ ने अपने नए कपड़े पहने और ची गैदरिंग एंट्री स्टेज में लायोनी डिसाइपल का टाइटल हासिल किया। ठीक है, कपड़े तो पहन लिए, अब आगे क्या? ड्रैगन्स प्रॉफंड आर्ट को एक्टिवेट करते ही ली जुओ का हाथ अचानक एक ड्रैगन क्लॉ में बदल गया। उसके हाथ से एक खूंखार आग की लपट पैदा हुई जो कहीं से भी प्रकट हो गई थी। इस शानदार एक्ट ने उसकी ऑडियंस को दीवाना बना दिया और वो जोर शोर से चीयर करने लगे। उन्हीं में से ओनी चांद द फूल ने ली जुओ को कुछ आइटम्स गिफ्ट किए। ऑडियंस से मिले गिफ्ट के इफेक्ट को जानने के लिए ली जुओ ने उसे आजमाने का फैसला किया। ग्लोइंग स्टिक इफेक्ट प्रॉप का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, फेलंगा बाहर से वापस आ गई और बोली, प्रभु, मैं वापस आ गई हूं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि फेलंगा शर्म से लाल हो गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम वापस आ गई, है ना? ली जुओ ने एक डरावने एक्सप्रेशन के साथ पूछा। उसकी आंखें किसी डीमन की तरह चमक रही थीं। फेलंगा तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ गई। मुझसे गलती हो गई। आपको किसी देवता की आंखों में सीधा नहीं देखना चाहिए। वो ली जुओ की उस अशुभ नजर से कांपने लगी। ली जुओ को देखते हुए फेलंगा ने मन ही मन सोचा, चाहे एक ईवल गॉड ही क्यों ना हो, है तो वो एक देवता ही। उसकी नजर सीधे मेरे दिमाग को चीर रही है जिससे मैं हिल भी नहीं पा रही हूं। हालांकि ग्लोइंग स्टिक के इफेक्ट की वजह से उसके विचार सबके सामने आ गए। क्या उसने अभी मेरे विचार पर ले? वो डर गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक बराबरी के पैक्ट के बारे में सोच भी रही थी। ऐसे भ्रम छोड़ दो, वो अपने दांत पीसते हुए कांपती आवाज में बोली। मेरे प्रभु, मेरा नाम फेलंगा है, उसने समझाना शुरू किया। मैं वेस्टर्न टेरिटरी के ग्रैंड ड्यूक की बेटी हूं। मेरे देश और परिवार को लाइट चर्च के एक गद्दार ने एबिसल डीमन की बलि चढ़ा दिया और अब मेरा शिकार किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा, उसकी आवाज में काफी संजीदगी थी। मेरे सभी रक्षक मारे जा चुके हैं। अगर आप लैंटिस सिटी पहुंचने तक मेरी रक्षा करें तो मैं आपकी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं। ली जुओ हक्का बक्का रह गया। उसके ठंडे पसीने छूटने लगे और उसने सोचा, ये क्या बकवास है? इस लड़की को क्या हो गया है? हम अभी मिले हैं और ये अभी से मेरी फैमिली बनना चाहती है। और ये लैंटिस सिटी आखिर है कहाँ? सुनने में ही मुसीबत लग रहा है और मुझे अभी भी पैसे कमाने और घर लौटने का रास्ता सोचना है। लगता है मुझे बस थोड़ा एटीट्यूड दिखाकर इसे मना कर देना चाहिए। उसने कूल दिखने के लिए अपने बालों में हाथ फेरते हुए सोचा। हे, सिर्फ इतनी छोटी सी कीमत पर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? जैसे ही वो बोला, ली जुओ अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा था। मैं ये क्या बोल रहा हूं? धत तेरी की, मैं दिखावा करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। तुम्हें पता है ना मुझे क्या चाहिए, मिस फेलंगा? मुझे अच्छी तरह पता है। फेलंगा ने एक गहरी आह भरी। मुझे पता था कि ये इतना आसान नहीं होगा। चलो फेलंगा, बदले के लिए इस हवसी ईवल गॉड का सामना करना ही वो कीमत है जो मुझे चुकानी होगी। बिना एक शब्द कहे वो आगे बढ़ी और लीजो के सामने अपने टॉप के बटन खोलने लगी। ये देखकर लीजो का मुंह खुला रह गया और वो हकलाते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही हो? फेलंगा की नजरों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वो फैसला कर चुकी थी। फेलंगा की इस हरकत को देखकर लीजो का चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। क्या वो नाखुश है? फेलंगा शर्मिंदा महसूस करने लगी और सोचने लगी कि क्या वो पहले ही बहुत देर कर चुकी है। इस वक्त लीजो उस लड़के की तरह था जो पहली बार किसी सुंदर लड़की से मिल रहा हो। वो सोच रहा था, ये कर क्या रही है? मुझे एस्कॉर्ट करने के लिए कह रही है और न मानने पर कपड़े उतारने की धमकी दे रही है। पसीने छूटने के बावजूद उसने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन अब वो खुद को भी नहीं बचा पा रहा था। शायद उसे मना ही कर देना चाहिए। उन दोनों की ये हरकतें ऑनलाइन मजाक का जरिया बन चुकी थीं। दुश्मन शर्मिंदा है, मुझे इसके कपड़े उतारने दो। ओ तेरी!
एनपीसी कपड़े उतार रही है। इंटरेस्टिंग, लाइव स्ट्रीम देख रहे एक और व्यूअर ने कहा। एक रहस्यमयी लड़की ने अपने कीबोर्ड पर कुछ टाइप करना शुरू किया। यू आर द क्वीन निकनेम वाली इस यूजर ने ली जुओ को एक मोटी रकम डोनेट की और मैसेज भेजा। स्ट्रीमर, अगर तुम यह मिशन स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हारी फ्लीट कैप्टन बन जाऊंगी। पता चला कि यह दरियादिल व्यूअर असल में बाई नाम की एक फीमेल सीईओ थी। कॉफी की चुस्की लेते हुए वह हंसी। मजेदार है, मैंने नहीं सोचा था कि रिलैक्स होकर लाइव स्ट्रीम देखने से मुझे इतनी इंटरेस्टिंग स्ट्रीम मिल जाएगी। थैंक्स बॉस लेडी। लीजुओ ने खुशी खुशी डोनेशन स्वीकार किया। आखिरकार फिर से कुछ कमाई हुई। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। रुको एक मिनट, मुझे याद है कि लाइव स्ट्रीम रूम अभी भी रियलिटी में है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं दूसरी दुनिया में लाइव स्ट्रीम करते हुए भी कैश विथड्रॉ कर सकता हूं? उसने इमेजिन किया कि वह गिफ्ट्स के लिए लोगों को अपनी बातों में फंसा रहा है, पैसे कमा रहा है और अपनी छोटी बहन और माँ के लिए सारा कर्ज चुका रहा है। उसने खुद को अमीर बनते हुए, खूबसूरत लड़कियों से घिरे हुए और लाइफ के पीक पर पहुंचते हुए देखा। फेलंगा, आगे बढ़ो और कपड़े उतारो। लीजुओ ने फेलंगा की अट्रैक्टिव बॉडी की तरफ देखा। ठीक है, वह आगे बढ़ा और फेलंगा के कंधों को पकड़ लिया। मेरी लेडी, बस इसी तरह। तुम्हारी सिंसियरिटी ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। मैं इस सफर में तुम्हारे साथ चलूंगा। आखिर मैं वाकई में एक जेंटलमैन हूं। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, लीजुओ की नाक से खून टपकने लगा, जिससे उसका ठरकीपन साफ झलक रहा था और फेलंगा के ठंडे पसीने छूटने लगे। वाकई एक हवसी डीमन। उसकी सहमति मिलते ही फेलंगा ने कृतज्ञता में सिर झुकाया। शुक्रिया सर, मैं तुरंत आपके इंसान के तौर पर अपनी ड्यूटीज पूरी करूंगी। बाइली जुओ की फ्लीट कैप्टन बन गई, सिस्टम ने अनाउंस किया। लाइव स्ट्रीम में बॉस लेडी द्वारा दिया गया मिशन पूरा हुआ। फ्लीट कैप्टन बनने से आपको 100 फैंस मिले हैं। अचानक लीजुओ का पेट जोर से गुरगुराया। फेलंगा ने सुझाव दिया, सर मैं अभी आपके लिए कुछ खाना तैयार करती हूँ। आधे घंटे बाद उसने मिडनाइट फ्राइड फिश की एक प्लेट पेश की। सर प्लीज इसका आनंद लें, यह हमारे पास बचा हुआ आखिरी खाना है। क्या तुम्हें यकीन है कि यह खाने लायक है? लीजुओ सन्न रह गया और पूछा, यह जानते हुए कि खाना ठीक नहीं था। फेलंगा ने माफी मांगी और खुद से ही लड़ने लगी। ओह नहीं, मैं एक नोबल हूं, मुझे हमेशा सेवा कराने की आदत रही है। फेलंगा, ओह फेलंगा, क्या तुम भूल गई कि तुमने अपनी पूरी लाइफ में कभी कुकिंग नहीं की? कितनी शर्मनाक बात है। हालांकि लीजुओ गुस्सा नहीं हुआ। वह हंसा और बोला, हा 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 हा, कोई बात नहीं, कुकिंग मुझे करने दो। फेलंगा हैरान थी। डेमन लॉर्ड पर्सनली मेरे लिए खाना बनाना चाहता है? लीजुओ ने इशारा किया। क्या तुम प्लीज स्ट्रीम के पास जाकर मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकती हो? उसने लॉटरी सिस्टम से एक टीपॉट निकाला। इस टीपॉट का इस्तेमाल करो, यह पूरी की पूरी झील को अपने अंदर समा सकता है। उस चीज को देखकर फेलंगा की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह एक एन्चांटेड आइटम है और सबसे बड़ी बात, इसमें सबसे रेयर स्पेशल एट्रीब्यूट है। एन्चांटर्स इस धरती पर सबसे प्रतिष्ठित प्रोफेशन है और दूसरे प्रोफेशन के मुकाबले उनकी संख्या बहुत ही कम है। उनमें भी स्पेस और टाइम सबसे रेयर एलिमेंट्स हैं। जो विजार्ड्स इस पावर का इस्तेमाल करते हैं वो पहले से ही बहुत कम हैं, तो उनमें से एन्चांटर होना तो और भी बड़ी बात है। फेलंगा ने उस बोतल को शक की निगाह से देखा जो लीजुओ ने उसे थमाई थी। स्पेशल एन्चेटिंग आइटम्स तो सिर्फ राज दरबार के ग्रेट सेज ही बना सकते हैं, है ना? कोई ताज्जुब नहीं कि इन्हें ईविल गॉड कहा जाता है। इनकी पानी की बोतलें भी टॉप टियर एन्चेटेड आइटम्स हैं। यह चीज अगर कैपिटल पहुंच गई तो पक्का तहलका मच जाएगा। एक मिनट रुको, लीजुओ ने जल्दी से उसे टोका। बाहर जाना शायद सुरक्षित न हो। उसने अपनी जेब से एक बीन निकाली और फेलंगा को थमा दी। फिर उसने उसे जमीन पर फेंक दिया जहां एक छोटा सा धमाका हुआ। उसके अंदर से एक डेमोनिक स्पिरिट निकली और जोर जोर से हंसने लगी। हा हा हा, आखिरकार मेरी सील टूट गई। क्या यह बीन को सैनिक में बदलना है? फेलंगा दंग रह गई। जैसे ही धुंध छंटी, उस स्पिरिट का असली रूप धीरे धीरे साफ होने लगा। वो जुन लांग नाम की एक काफी मजाकिया दिखने वाली खोपड़ी निकली जो उलझन में इधर उधर देख रही थी। तुम लोग कौन हो? ये कुछ खास रिलायबल क्यों नहीं लग रहा? लीजुओ अपनी ठुड्डी खुजलाते हुए बुदबुदाया। उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने क्यूट होगे। चलो, आज से तुम्हें लिटिल तुआन फैंग बुलाएंगे। मैं महान जुन लांग हूं, माउंटेन गार्डियन, कोई लिटिल तुआन नहीं। वो विरोध में दहाड़ने ही वाला था कि अचानक ठिठक गया। उसने लीजुओ की तरफ देखा और थर थर कांपने लगा। यह तो ड्रैगन ट्राइब का ऑरा है, मेरे पिछले मास्टर के ऑरा से भी कहीं ज्यादा ताकतवर। ये देखते ही उसने फौरन अपने सुर बदल लिए। यह तुच्छ प्राणी डेमन माउंटेन सेक्ट के लिटिल तुआन पीक का माउंटेन गार्डियन जुन लांग है। नाम देने के लिए शुक्रिया अमरदेव। कृपया बताएं, अगर कोई हुक्म हो तो। इस बर्ताव ने लीजुओ को थोड़ा असहज कर दिया। ये बंदा बहुत ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहा था। ओह,
खैर छोड़ो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, उसने कहा। मिस फेलंगा को पानी के लिए झील तक ले जाओ और शिकार करके कुछ वापस लाओ। क्या तुम ये कर सकते हो? मैं आग के लिए लकड़ियां काटता हूं। तुम दोनों रास्ते में अपना ख्याल रखना। फेलंगा और जुन लांग एक साथ वहां से रवाना हुए। मास्टर, हम चलते हैं। उस खतरनाक जंगल के बीचों बीच फेलंगा यकीन न कर पाने वाली नजरों से जुन लांग को देख रही थी। क्या यह लो लेवल बोन सोल्जर मास्टर का प्यादा है? पर इसके पास तो अपनी अक्ल है। उसे अपने टीचर की बात याद आई। आमतौर पर सिर्फ लेजेंडरी ग्रेड शरीरों के पास ही, जिन्हें नेक्रोमांसर जिंदा करते हैं, अक्ल हासिल करने का मौका होता है। उसने अपने दांत भींचे। जुन लांग ने फेलंगा को घूरते हुए देखा। क्या देख रही हो? दूध देने वाली गाय? मैं एक ताकतवर गार्डियन हूं, जिसे खुद अमरदेव ने टाइटल दिया है। मैं काफी पावरफुल हूं, समझी? इसके बावजूद फेलंगा को शक था, उसे इसमें कोई पावर नजर नहीं आ रही थी। ईविल गॉड द्वारा दिया गया टाइटल बिल्कुल मेरे हाथ पर लगे ईविल गॉड के मार्क की तरह। जुन लांग ने आह भरी। अमरदेव, तुम जैसी बिना स्पिरिचुअल पावर वाली औरत पर ध्यान कैसे दे सकते हैं? हमें अपनी औकात पता होनी चाहिए, समझी? रुको एक मिनट। उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। कुछ गड़बड़ है। उसने दूर जंगल की तरफ देखा। परिंदे उड़ रहे थे और दूर से लड़ने की आवाजें गूंज रही थीं। दूसरी तरफ एक नाइट हताशा में चिल्ला रहा था, बैरनेस की रक्षा करो। अचानक एक ठंडा कांटेदार मैस उसके चेहरे पर आकर लगा। उसके पीछे सैम देख रहा था कि कैसे और भी सैनिक लड़ाई में जूझ रहे थे, जैसे उनके सामने कोई बहुत बड़ा खतरा हो। खतरे का सामना कर रही टीम को गार्ड कैप्टन फ्रेडज लीड कर रहा है, वो जोर से चिल्लाया। तुम लोग यहां तक रेड कैसे कर रहे हो? नामुमकिन। इंसानों के कट्टर दुश्मन आ चुके थे। कदमों की एक गूंजती हुई आवाज आई और बीस्टमैन तूतिए सामने आया। उसके सामने एक भयानक शक्ल वाला दैत्य जैसा जीव खड़ा था, जिसके हाथों में खूंखार क्लॉ था, जो पूरी फॉर्मेशन को तहस नहस कर रहा था। वो जोर से हंसा। मुझे डर की खुशबू आ रही है। अफवाह है कि पश्चिमी सीमाओं की रक्षा में उनके भारी योगदान की वजह से वो आमतौर पर शिफांग ग्रासलैंड्स में रहते हैं। तूतिए कबीला वहां के 8 मुख्य बीस्टमैन कबीलों में से एक है। ये लोग अपने गर्व को दिखाने के लिए खुद को पराजित दुश्मनों के हथियारों से सजाने के लिए जाने जाते हैं, और इनकी बदनामी दूर दूर तक फैली हुई है। वो इंसानी इलाके में घुसपैठ क्यों कर रहे हैं? इंसानों की चीख पुकार के बावजूद तूतिए बीस्टमैन ने पूरे दस्ते का कत्लेआम जारी रखा। एक और बेबस चीख सुनाई दी। डिफेंस लाइन टूट चुकी है। तूतिए बीस्टमैन अपने खूंखार चेहरों, नुकीले ठंडे दांतों और खून के प्यासे मिजाज के साथ पूरी कैवलरी को निगलने के लिए बेताब लग रहे थे। मरने के लिए तैयार हो जाओ इंसानों! एक बीस्टमैन कुल्हाड़ी लहराते हुए पूरी ताकत से वार करने के लिए आगे बढ़ा। उम्मीद के उलट कैप्टन फ्रेड ने अपनी ढाल से उसे रोक लिया। वो तूतिए बीस्टमैन के उस जानलेवा कुल्हाड़ी के वार को झेलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। बचाइए फ्रेड! फ्रेड की बग्घी के पीछे से एक औरत ने झांका और फिक्र भरी आवाज में अपनी मालकिन को पुकारा। फिर फ्रेड ने बग्घी के ऊपर की तरफ देखा और आर्चर को आवाज दी। एलिजाबेथ, जल्दी कुछ करो! उसने गुहार लगाई। अगर तुमने बैरनेस को बचा लिया तो बैरन तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। मैं अपने ओहदे की कसम खाकर कहता हूं। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, एलिजाबेथ ने अपनी टोपी एक तरफ फेंक दी। तुमने कह दिया, बस काफी है। उस हुड वाले केप के नीचे एक शानदार फिगर वाली युवती थी, जो जंग के मैदान में कूद पड़ी। अपने पहले ही वार से एलिजाबेथ ने एक तूतिए बीस्टमैन को ढेर कर दिया। एक एक करके दूसरे भी उसके हमलों का शिकार होने लगे। यह एल्फ वॉन्डरर एलिजाबेथ विंड की बेमिसाल ताकत है। बग्घी के ऊपर से बैरनेस जेनिफर ने उन्हें फटकारा। तुम बेकार के बेवकूफों! तुम लोगों की वजह से मेरे कपड़ों पर खून के छींटे पड़ रहे हैं। इन सबको मार डालो। मो बैरनेस को चुनौती देने की हिम्मत किसकी है? वापस लौटते ही मैं बैरन से कहकर तुम्हारी रैंक छीन लूंगी। जवाब में फ्रेड ने पलट कर कहा, मैडम, अभी रैंक की बात न ही करें तो बेहतर है। हम वापस पहुंच पाएंगे या नहीं, इसका भी भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारी ये फौज खत्म होने वाली है। पूरी इंसानियत के दुश्मन उन बीस्टमैन के हमले से जंग का मैदान हर पल और अराजक होता जा रहा था। अचानक ऊपर से एक उड़ते हुए मॉन्स्टर पर सवार होकर एक बीस्टमैन नीचे उतरा, जिसका निशाना फ्रेड की जान लेना था। तभी अचानक एक पैर ने फुर्ती से उसे खतरे के रास्ते से हटा दिया। एलिजाबेथ के तेज रिफ्लेक्सेस की वजह से उसने न केवल फ्रेड को हमले से बचने में मदद की, बल्कि सामने वाले दुश्मन को भी मार गिराया। इसके फौरन बाद उसने मुड़कर उस बीस्टमैन पर एक और वार किया ताकि उसे खत्म किया जा सके। बीस्टमैन को चोट लगी और गंभीर घाव की वजह से उसके मुंह से खून निकल आया, लेकिन उसे गिराने के लिए इतना काफी नहीं था। वो और उसका जानवर कुछ कदम पीछे हट गए। एलिजाबेथ ने अपने दांत भींचे।
मेरा एलिमेंटल एरो उसे मार नहीं पाया। कोई ताज्जुब नहीं कि वो तूतिए कबीले का बीस्टमैन है। कैप्टन, घेराबंदी तोड़ने के लिए तैयार हो जाइए, इसे संभालना मुश्किल है। तभी पीछे से एक आवाज गूंजी, हे काउगरिल! वो झुन लांग था। इधर आओ, मुझे एक जंगली जानवर मिला है, एक विशाल जंगली भेड़िया। झुन लांग का चेहरा उत्साह से भरा था। झुन लांग की हरकतों और उसकी शक्ल ने फ्रेड और एलिजाबेथ दोनों को हैरान कर दिया। झुन लांग ने खुशी खुशी फेलंगा की तरफ हाथ हिलाया। आखिरकार मैं रिपोर्ट दे सकता हूं। दूसरी तरफ फेलंगा फिक्रमंद दिख रही थी। सावधान रहो, वो तूतिए कबीले का बीस्टमैन है। यहाँ क्या हो रहा है? क्या वो इतनी दूर तक घुसपैठ कर चुके हैं? मार डालो। बीस्टमैन अब और इंतजार नहीं कर सका और उसने अपने भेड़िए को झुन लांग को खत्म करने का हुक्म दिया। इसके उलट झुन लांग बेहद बेपरवाह बना रहा। ये समझे बिना कि क्या हो रहा है, वो मुड़ा और उसकी आंखें तेजी से चमकीं। लगता है मुझे कम आंका गया है। क्यों? कौन सा ऐरा गैरा नत्थु खैरा मुझ पर हमला करने की जुर्रत कर रहा है? उस पल उनके सामने वो भेड़िया एक बिल्कुल बदले हुए झुन लांग के सामने खड़ा था, प्रभावशाली और शक्तिशाली। मैं महान अमरदेव के अधीन पर्वत की रक्षा करने वाला योद्धा झुन लांग हूं, जिसे लिटिल व्हर्लविंड का टाइटल दिया गया है, जो अमरदेव के लिए डीमंस और मॉन्स्टर्स का संहार करता है। उसने घोषणा की और उस बीस्टमैन के भेड़िए को कुचल दिया। ये देखकर बीस्टमैन ने पीछे से झुन लांग पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह शांत रहा। आखिरकार सब्र का बांध टूट ही गया, तो अब मैं भी थोड़ा सीरियस हो जाता हूं। झुन लांग ने जमीन से एक विशाल सेबर समन किया। ब्लेड को थामते हुए उसने उसे पूरी ताकत से घुमाया। बस एक वार में झुन लांग ने तूतिए कबीले के उस बीस्टमैन के 2 टुकड़े कर दिए, महज एक झटके में काम तमाम। बाकी बचे हुए बीस्टमैन ये कत्लेआम देखकर खौफ से कांपने लगे। यहां तक कि भेड़ियों पर सवार योद्धा भी सहम गए। फेलंगा, फ्रेड और एलिजाबेथ भी इससे अछूते नहीं थे। झुन लांग ने एक रौबदार आवाज में बचे हुए लोगों को ललकारा, और बाकी तुम लोग, तुम भी आगे आ जाओ। उसने उकसाते हुए इशारा किया, जैसे उसका कोई सानी ना हो। कहानियों के मुताबिक कल्टीवेशन की दुनिया में कोई भी इज्जतदार सेक्ट अपने दरवाजों की हिफाजत के लिए एक माउंटेन कीपर योद्धा तैनात करता है। कल्टीवेटर्स अक्सर नामी योद्धाओं की आत्माओं को माउंटेन कीपर बनने के लिए ढूंढते हैं, जिन्हें गेट गार्डियंस भी कहा जाता है। उस दौर में सबसे ताकतवर माउंटेन गार्डियन कोई और नहीं बल्कि झुन लांग था, जो अपने समय का सबसे सुप्रीम वॉरियर था। स्क्रीन के जरिए झुन लांग की इमेज ने व्यूअर्स का ध्यान खींच लिया। तेरी तो, क्या ये कंकाल सच में ट्रांसफॉर्म हो सकता है? ओह भाई, गजब! इसी बीच जंगल में लगातार कुल्हाड़ी चलने की आवाज आ रही थी। पता चला कि हमारा अपना लीजुओ बिना थके लकड़ियां काट रहा था और बरबरा रहा था कि यहाँ के पैर कुछ ज्यादा ही सख्त हैं। यहाँ तक कि उसकी कुल्हाड़ी की धार भी मुड़ गई। अचानक उसने कमेंट्स में अजीब हलचल देखी। ये क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों? क्या लोगों को मुझे पैर काटते देखना पसंद आ रहा है? बाप रे, नेटिजन्स की पसंद भी ना सच में कुछ अलग ही है। लगता है मेरी पूरी जिंदगी मजदूरी में ही निकल जाएगी। वापस फेलंगा वाली जगह पर एलिजाबेथ घबराई हुई थी। शुक्रिया समनर, हमारी जान बचाने के लिए। आपका समन किया हुआ जीव वाकई बहुत स्ट्रांग है। फेलंगा ने फौरन सिर हिलाते हुए कहा, मैं तो सिर्फ एक मैजिशियन हूं। ये मेरे मास्टर का संकिया हुआ जीव है। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इतना पावरफुल होगा। एलिजाबेथ दंग रह गई। क्या पास ही में कोई रहस्यमयी शख्स है जिसके पास इतना धाकर समन किया हुआ जीव है और एक फीमेल मैजिशियन उसकी नौकर है? बाकी बीस्ट फोल्क के लड़ने की हिम्मत जवाब दे गई और वो वहीं जम गए। कुछ ही पलों बाद वो सब अलग अलग दिशाओं में चिल्लाते हुए भागे। भागो, ये तो मॉन्स्टर है। तभी अचानक एक और कैरेक्टर ने जोरदार एंट्री मारी। एक तेज और अनपेक्षित वार के साथ भागते हुए एक बीस्टमैन का सिर जमीन पर आ गिरा। देखो, मुझे यहाँ कौन मिला। मैंने शीजिंग के ग्रैंड ड्यूक के बचे कुचे लोगों को सूंघ लिया है। वो तूतिए कबीले का हाई रैंकिंग कर्नल था, कत्लेआम का शौकीन योद्धा जिग्गू। उसका ऑरा रूह कपा देने वाला और खूंखार था। फेलंगा चौंक गई। डीमन सोर्ड जिग्गू! ओह नहीं, ये यहाँ क्यों? ये ठीक नहीं है। लिटिल व्हर्लविंड, हमें अभी पीछे हटना होगा। वो तूतिए कबीले के चीफ का छोटा भाई था। उसका सबसे मशहूर कारनामा शी जिंग ड्यूक के अधीन किंगफांग नाइट्स को हराना और उनके कैप्टन केंट को मौत के घाट उतारना था, जहां उसने दसियों हजार लोगों को गॉड ऑफ स्लॉटर के आगे कुर्बान कर दिया था। गॉड ऑफ स्लॉटर खुश हुआ और उसने उसे डीमन सॉर्ड एलेक्स तोहफे में दी। तब से वो शी जिंग के मैदानों का सबसे भयानक दानव बन गया, शी जिंग के लोगों का जीता जागता दुस्वप्न। यहां तक कि व्यूअर्स भी जिग्गू को देखकर डर गए। कहने लगे, ओह भाई, ये बॉस तो सुपर स्ट्रांग लग रहा है।
बॉस फाइट को लेकर सब इतने उत्साहित थे कि और ज्यादा से ज्यादा न व्यूअर्स गैले जुओ को डोनेशन दी, जिससे उसे लगा कि लोग उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। क्या क्या ये सच में इस मुरी हुई कुल्हाड़ी में इंटरेस्टेड हैं? शीजिंग के मैदानों में दसियों हजार की कुर्बानी ने उसे ताकत दी थी। हजारों को मारना आपको सिर्फ बदनाम करता है और आप एक लो टियर प्रोफेशनल बनते हैं। दसियों हजार का कत्ल आपको एक डीमन बना देता है जो मिड टियर में कदम रखता है। और अगर आप 1 लाख लोगों को मार देते हैं तो आप एक डीमन हीरो बन जाते हैं। जिग्गू पागलों की तरह हंसा। उसका इरादा एम्बिशन स्लेइंग स्वॉर्ड सेंट के रूप में ऊपर उठने के लिए 10 लाख लोगों की बलि देना था। तुम कह रहे हो? एलिजाबेथ हाँफते हुए कांपने लगी। इसके हाथ में मौजूद वह तलवार 10 ग्रेट ईवल्स में से एक है, वो डीमन ब्लेड जिसने अनगिनत जानें ली हैं। एलेक्स तलवार? जिग्गू ने अपनी तलवार उठाते हुए एक शैतानी हंसी छोड़ी। बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी खोपड़ियों को बलि के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। जिग्गू की आंखें आग की तरह लाल हो गईं। वह गॉड ऑफ स्लॉटर को खुश करने के लिए तैयार था। वह चिल्लाया और अपने राक्षसी भेड़िए के साथ हमला करने बढ़ा। उसकी तलवार दहक रही थी। उसका सामना करते हुए जुन लांग बिल्कुल बेअसर रहा। आखिरकार मुझे फिर से जंग के मैदान की खुशबू आ गई। वह जिग्गू के खूंखार हमले के सामने अडिग खड़ा रहा। चलो शुरू करते हैं। जुन लांग ने शांति से अपनी तलवार उठाई। उसके नीचे से एक आलीशान ड्रैगन धीरे धीरे उभरा। उसने सामने से आ रहे जिग्गू पर सीधे एक पावरफुल स्ट्रोक चलाया। उस हमले का सामना करते हुए जिग्गू के मुंह से सिर्फ एक चीख निकली। आह! जुन लांग के उस प्रहार ने पास के एक प्राचीन पैर को 2 हिस्सों में चीर दिया। जिग्गू भी इससे बच नहीं पाया। उस बेहद पैनेवार ने उसे आर पार कर दिया। धीरे धीरे जिग्गू के चेहरे पर मायूसी छा गई और उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, दिलचस्प है। और फिर उसके 2 टुकड़े हो गए। उसकी जिंदगी आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई। एक बार फिर जुन लांग ने सबको हक्का बक्का छोड़ दिया। महज एक और वार और उसने एक हाई रैंकिंग वॉरियर को मार गिराया। जुन लांग ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ जिग्गू की लाश को देखा। उसमें बस इतनी ही ताकत थी। बचे हुए मामूली बीस्टमैन ने जब जिग्गू को हारते देखा तो वो जान बचाकर भागने लगे। लीडर मर गया, भागो! हम्फ! जुन लांग ने एक ठंडी सांस ली और फिर एक पफ की आवाज के साथ वापस अपने छोटे रूप में आ गया। ओए तुम लोग! उसने फेलंगा और बाकी लोगों को आवाज दी, जिससे वो चौंक गए। यहीं पर तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा, समझे? जुन लांग ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ पूछा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, ली जुओ पीछे से आ पहुंचा। ओह, सब यहीं हैं। जुन लांग के हाव भाव 180 डिग्री बदल गए और वह दौड़कर ली जुओ की टांग से लिपट गया। मास्टर मास्टर, देखिए, मैंने आपके लिए एक जंगली जानवर का शिकार किया है। एलिजाबेथ ने शक भरी नजरों से ली जुओ को देखा। क्या वाकई ये इनका मास्टर है? इसके साथ ही इतने स्ट्रांग हैं तो ये पक्का होगा। पिछली घटनाओं से बेखबर ली जुओ ने जॉन लांग की तारीफ की। शाबाश लिटिल व्हर्लविंड। एलिजाबेथ अपना परिचय देने के लिए ली जुओ के पास आई। हेलो, मैं एलिजाबेथ हूँ, एक ट्रैवलिंग एल्फ। हमें बचाने के लिए आपका शुक्रिया। हाय, ली जुओ ने जवाब दिया। उनके हाथ मिलाने का सीन लाइव स्ट्रीम पर ब्रॉडकास्ट हो रहा था और ऑडियंस जुन लांग की परफॉर्मेंस से काफी एंटरटेन लग रही थी। ली जुओ सन्न रह गया। उसका चेहरा ब्लैंक था और वह सोच रहा था, यहाँ हो क्या रहा है? क्या लोग पैर काटने के लिए भी फेमस हो जाते हैं? नामुमकिन है। मैं दूसरी दुनिया में हूँ, फिर भी इस मजदूरी से पीछा नहीं छूट रहा। मास्टर, आप यहाँ क्यों आए? फेलंगा ने दौड़कर पूछा। उसने मुस्कुराते हुए अपनी कुल्हाड़ी उठाई। पैर काटते वक्त मेरी कुल्हाड़ी मुड़ गई थी, इसलिए मैं तुम लोगों के पास एक नई कुल्हाड़ी ढूंढने आ गया। पास ही जिग्गू की वह श्रापित तलवार एलेक्स, जिसमें हैरानी की बात यह थी कि एक आत्मा थी। उसने अपनी जीभ निकालकर एक हंसी छोड़ी। ही, मुझे एक ताकतवर शरीर के मांस की खुशबू आ रही है। अगर मैं इस पर कब्जा करके इसे निगल लूं तो मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता हूं। वह बिजली की फुर्ती से ली जुओ की ओर लपकी। उसका इरादा उस पर कब्जा करने और उसे अपने वश में करने का था। ये देखते ही फेलंगा और एलिजाबेथ चेतावनी देते हुए चिल्लाईं, मास्टर सावधान, वो डीमन ब्लेड आप पर कब्जा कर लेगी और आपको एक स्वॉर्ड स्लेव बना देगी। तभी ली जुओ का ध्यान उस तरफ गया। फिर भी उसने बिना किसी कोशिश के उस शैतानी ब्लेड को अपने हाथ में दबोच लिया। ये तलवार खुद ब खुद मेरे हाथ में कैसे आ गई? कब्जा करने में नाकाम। एलेक्स हैरान रह गई। क्या मैंने अभी? उसने आखिरकार ऊपर ली जुओ की तरफ देखा और थर थर कांपने लगी। सत्यानाश, क्या मुझे कोई हायर लेवल की शक्ति दबा रही है? ली जुओ ने उस श्रापित तलवार को किसी खिलौने की तरह लापरवाही से घुमाया। लकड़ियां काटने के लिए ये मेरी मुरी हुई कुल्हाड़ी से कहीं बेहतर रहेगी।
पहाड़ की चोटी पर ली जुओ बेफिक्री से खरा दूर क्षितिज को निहार रहा था। आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया था। उसने अब तक मिले पैसों और आइटम्स को देखा और महसूस किया कि लकड़ियां काटने के सिर्फ एक ट्रिप में ही उसे इतना कुछ मिल गया। प्लेटफॉर्म का 90% हिस्सा कटने के बाद उसने 912 युआन कमाए, जो मुश्किल से 5 ड्रॉ के लिए काफी थे। ली जुओ ने उलझन में अपना सिर खुजलाया। भले ही पहली बार उसे इतने इनाम मिले थे, लेकिन लालची प्लेटफॉर्म ने बहुत ज्यादा हिस्सा काट लिया था। यह रकम उसकी बहन की 5000 युआन की ट्यूशन फीस से बहुत कम थी, और ताकत बढ़ाने के लिए रिवॉर्ड्स ड्रॉ करने में लगने वाली भारी रकम की तो बात ही छोड़ दीजिए। अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी, जिसने उसे एक टास्क की याद दिलाई। हर एक एडमिरल मिलने पर उसे 100 फैंस मिलते। नीचे कमेंट सेक्शन काफी एक्टिव था। लोग ढलते सूरज के खूबसूरत नजारे की तारीफ कर रहे थे और उसे मूनलाइट इफेक्ट जैसे प्रॉप्स दे रहे थे। रुको एक मिनट, ली जुओ को अचानक फेलंगा और एलिजाबेथ की याद आई। क्या मैं खुद किसी के पास जाकर कोई टास्क ट्रिगर कर सकता हूं ताकि रिवॉर्ड्स मिल सकें? सिस्टम ने अनाउंस किया कि ओनी चांद डमी की तरफ से दिया गया मूनलाइट इफेक्ट लागू हो चुका है। उसी समय एलिजाबेथ पास आई। प्रभु, तो आप यहाँ हैं। उसने उसे जानकारी दी कि डिनर तैयार है और सबको बुलाया गया है। अचानक ली जुओ के चेहरे पर एक दयालु भाव आया। उसकी पीठ से एक अनोखा ऑरा निकल रहा था और उसने एलिजाबेथ से पूछा कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एलिजाबेथ दंग रह गई। वो सोचने लगी कि क्या ढलता सूरज उसकी बातों का जवाब दे रहा है। क्या इसमें कुछ गड़बड़ थी? उसने अपनी टैलेंट मैजिक का इस्तेमाल करके देखने का फैसला किया। तुरंत एलिजाबेथ ने अपनी जन्मजात शक्ति एक्टिवेट की, स्पिरिट आई मून। उसने जो देखा वो ली जुओ के चारों ओर एक केओटिक और रहस्यमयी ऑरा था। वो घबरा गई। क्या हमारे पास वाकई कोई इतना ताकतवर शख्स मौजूद है? भले ही ली जुओ उसे डिनर पर बुलाने के लिए करीब आ रहा था, एलिजाबेथ कांपती रही और खामोश खड़ी रही। वो अपने दिमाग में गूंजती फुसफुसाहटों से उलझन में थी। हजारों ख्वाहिशें एलिजाबेथ के कानों में शोर मचा रही थीं, जो उसे बेबस कर रही थीं। क्या मैं मरने वाली हूं? जब वो ग्रुप के पास वापस लौटे तो फेलंगा ने पूछा कि क्या वो ठीक है। नहीं, मैं ठीक हूं, एलिजाबेथ ने अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए जवाब दिया। फेलंगा तुरंत समझ गई कि क्या हुआ है। वो सोच रही थी कि यह खौफनाक था, लेकिन उसे राहत मिली कि उसने उसे देखने के लिए अपनी सॉर्सरर्स आई का इस्तेमाल नहीं किया। उस रात कैंप में फ्रेड और जॉन लांग मांस ग्रिल कर रहे थे और ली जुओ को आवाज दे रहे थे, प्रभु, कैंप इधर है। ओह वाह, आखिरकार डिनर तैयार हो गया। ली जुओ खुशी से चिल्लाया और फ्रेड ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। जी जी प्रभु, यह सब आपके साथियों की फुर्ती की वजह से मुमकिन हुआ है। बैरनेस जेनिफर ने एक नकली मुस्कान दी और मन ही मन प्लानिंग करने लगी। एक महान जादूगर के सम्मान में मैं इस घंवार को सिर्फ इस एक बार के लिए झेल लूंगी। फिर उसने दिखावे के लिए न्योता दिया, प्रभु, आपने कड़ी मेहनत की है, कृपया भोजन का आनंद लें। हाँ हाँ, ली जुओ जोर से हंसा। अगर ऐसी बात है तो चलिए शुरू करते हैं। फेलंगा, चाय लेकर आओ। फेलंगा ने सावधानी से उस एंचेटेड टीपॉट को पकड़ा जिसे पहले ही तैयार कर लिया गया था। यहां तक कि वह खुद भी हैरान थी और सोच रही थी कि क्या यह जादुई चीज सच में चाय डाल पाएगी। जैसे ही चाय डाली गई, हर कप से एक अनोखी खुशबू आने लगी। जेनिफर ने कप उठाया और फ्रेड की तरफ देखकर मुंह बनाया। क्या मुझे सच में यह देहाती चाय पीनी पड़ेगी? फ्रेड ने उसे भरोसा दिलाया। मैडम, प्लीज इसे पी लीजिए, यह हमारे जान बचाने वाले की तरफ से एक तोहफा है। एलिजाबेथ कोने में सहमी हुई कांप रही थी और सोच रही थी कि क्या यह खौफनाक एक्सपर्ट वाकई चाहता है कि वह यह चाय पिए। जुन लांग ने उनके शक को भांपते हुए उन्हें यकीन दिलाया, अरे पी लो, यह तुम सबके लिए बहुत फायदेमंद है। एन्चेंटेड टी की महक हवा में फैल गई, जिससे हर कोई सुकून महसूस करने लगा। उनके सामने रखे भाप निकलते कपों की खुशबू अचानक इतनी दिलकश हो गई कि उसे रोकना मुश्किल था। एलिजाबेथ ने चाय का कप उठाया, उसे उसमें जीवन की एक गहरी सांस महसूस हुई। ये क्या हो रहा है? उसने एक घूंट भरा, यह सोचते हुए कि क्या उसे उस अतरंगी धुरंधर की बनाई हुई चाय पीनी चाहिए। सिर्फ पहले घूंट ने ही एलिजाबेथ के अंदर एक शक्तिशाली सनसनी पैदा कर दी। यह तो वर्ल्ड ट्री की सांस है। वह दंग रह गई। वह एहसास एलिजाबेथ पर इस कदर छा गया मानो वह वापस अपनी मदर ट्री की गोद में लौट आई हो। प्राकृतिक ऊर्जा की एक लहर उसके अंदर दौड़ गई और अचानक उसका कल्टीवेशन लेवल बढ़ गया। एलिजाबेथ खुशी से चिल्ला उठी। वह सीधे मिड सेकंड स्टेज पर पहुंच गई थी। किसने सोचा था कि इस चाय में वर्ल्ड ट्री की शक्ति होगी?
जुन लांग ने एलिजाबेथ की हैरानी भरी बातें सुनी और अचानक भड़क गया। बेवकूफ, कैसी वर्ल्ड ट्री की सांस, ये इमॉर्टल टी है। जल्दी से अपनी खुशकिस्मती के लिए अमरदेव का शुक्रिया अदा करो। पर्पल गोल्ड जेड टी पॉट, यह स्पिरिट टी ऐसी चीज है जिसे सिर्फ सेकंड रैंक सेक्ट ही बना सकता है। इस चाय में वाकई एक स्पिरिट ऑरा है। भले ही यह थोड़ा डैमेज है पर फिर भी असरदार है। टीपॉट के अंदर एक छोटा पॉकेट डायमेंशन है जहां आकाश और पाताल की स्पिरिचुअल एनर्जी स्पिरिट टी में बदल जाती है, जो उम्र बढ़ाती है। छोटे और मध्यम दर्जे के सेक्ट्स के लिए चेलों की बुनियाद मजबूत करने के लिहाज से यह एक कीमती चीज है। यह टीपॉट हर महीने 3 कप चाय बनाता है। हालांकि इसे बहुत ज्यादा पीने से असर कम हो सकता है, पर यह उम्र को बढ़ाता है। जुन लांग की बात सुनकर ली जुओ भी हक्का बक्का रह गया। इस चाय के ऐसे असर भी हैं। फेलंगा भी चकित थी। इसे पीने के बाद मेरी जादुई ताकत 3 गुना बढ़ गई है। एलिजाबेथ ने जल्दी से ली जुओ के आगे झुककर माफी मांगते हुए कहा, अमरदेव, चाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस हॉट लड़की की बॉडी देखकर ली जुओ शर्मा गया और हकलाते हुए बोला, ओह, अरे कोई बात नहीं, ये तो बस बस एक कप चाय ही तो थी। यहां तक कि नखरेबाज लेडी जेनिफर भी खुद को रोक नहीं पाई और बोल पड़ी, इस चाय को पीने के बाद मैं खुद को और जवान महसूस कर रही हूं। फ्रेड दंग था। मैडम, आप तो बिल्कुल बदल गई हैं। आप ठीक तो हैं? जेनिफर ने पल भर में अपने तेवर बदले और फ्रेड पर झपट पड़ी। चुप रहो फ्रेड, अमरदेव के लिए अपनी जुबान संभालकर बात करो। मैडम, आप तो बड़ी जल्दी पलटी मार गईं, लीजुओ ने सोचा। अब उसने भुने हुए भेड़िए का मांस काटने के लिए डीमन स्वॉर्ड एलेक्स निकाली। मांस काटने के लिए एलेक्स का इस्तेमाल, टीपॉट में वर्ल्ड ट्री की शक्ति, इनके बीच पक्का कोई नाता है। एलिजाबेथ मन ही मन लीजुओ की मुरीद हो गई। शायद वो उसके परिवार की 2000 साल पुरानी ख्वाहिश पूरी करने में मदद कर सके। फुर्ती से सोचते हुए एलिजाबेथ ने संजीदगी से लीजुओ से कहा, सर, प्लीज मुझे वर्ल्ड ट्री का बीज खोजने में मदद कीजिए। मैं इसके लिए कुछ भी देने को तैयार हूं।